की हमारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो नॉर्मली हम एग्ज़ाम के करीब जाके सेशन कराते हैं, जो टेक्निक्स वगैरह बताते हैं, पेपर की आंसर ड्राफ्ट करने की, मार्किंग प्लान और ये चीज़ें। तो वो ये हम अक्सर पेपर के करीब जाकर बताते होते हैं, पहले नहीं बताते। एक सेशन रखते हैं, उसमें बात करते होते हैं। तो हमारी लाइव क्लास का यही फ़ायदा है कि भैया हम साथ-साथ चीज़ों को करते जाएँगे और एट द एंड जो होगा, हम इंशाल्लाह तैयार होंगे इसके लिए। अच्छा, सबसे पहली बात है कि हम थोड़ा-सा पेपर पैटर्न को देखते हैं। अगर आप पेपर पैटर्न को देखें तो भैया जी 100 मार्क्स, इसमें से 50 जो हैं वो एम लॉ है, 50 जो है वो सी लॉ है। अब इस 50 के अंदर से 15 नंबर एमसीक्यूज हैं, और यार मेरी राइटिंग अच्छी होती जा रही है काफ़ी। और 35 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी क्वेश्चन। सेम इस तरह सी लॉ के अंदर भी 15 एमसीक्यूज और 35 थ्योरी क्वेश्चन। ओके, अब बात यहाँ पर है, ये जो 15-15 मार्क्स हैं, ये वाले सॉरी एमसीक्यूज वाले, इसके अंदर जो ज़्यादातर एमसीक्यूज हैं ये 30 एमसीक्यूज टोटल होंगे। इसके अंदर से बेटा 15 से 17 एमसीक्यूज जो होंगे वो केस स्टडी की फॉर्म में पूछे गए होंगे। मतलब एक केस स्टडी बनाया गया होगा और उसके बाद पूछा जाएगा, आपको एक दी जाएगी कि भाई एक कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, उसके क्या कहते हैं इतने शेयर होल्डर हैं, उन्होंने ये वोट किया है, तो बताएं क्या ये कौन सी रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी है, स्पेशल है, कॉमन है, क्या है। इस तरह का एक केस स्टडी बनाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आपको बताया जाएगा, एक कंपनी है जनाब जी, उसके क्या कहते हैं मेंबर्स थे वो जनाब जी 5 थे, एक दिन ट्रिप पे जा रहे थे, एक एनजीओ थी उसकी। तो भैया एक दिन उनका एक्सीडेंट हुआ और 3 उनमें से फुड़क गए, पीछे 2 मेंबर अब कंपनी के बच गए हैं। क्या कंपनी इन 2 मेंबर्स के साथ चल सकती है कि नहीं चल सकती? यस, नो, या मिनिमम नंबर क्या होने चाहिए? तो ये इस तरह के एमसीक्यूज तकरीबन 15 से 17 एमसीक्यूज आएंगे। जो पहले क्या कहते हैं थ्योरी के सब्जेक्ट पूछता था, जो क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछता होता था कि स्टडी, वो मिनिमम भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। लेकिन अब भाईजान उसको मार्जिन मिल गया है, पूरे 30 क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क करके। तो थोड़ा सा एमसीक्यूज को हमें इस प्रोस्पेक्टिव में देखना होगा। उसके बाद बात करते हैं ये वाले 35 नंबर, ये जो 35 नंबर हैं और ये वाले 35 नंबर, इनके अंदर बेटा 15 नंबर बिल्कुल स्ट्रेट है। मतलब स्ट्रेट लिखा होगा कि भाई ये क्वेश्चन बताओ मुझे। आपसे पूछ लेगा क्या कहते हैं रीज़न बता दो। इसी तरह आपसे पूछ लेगा कि भैया जी कॉरम वगैरह बता दो मीटिंग का। स्ट्रेट क्वेश्चन होगा, ज़्यादातर केस स्टडी नहीं होगी, मतलब 1 लाइन क्वेश्चन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इनमें से 15 मार्क्स, पीछे जो 20 मार्क्स बचते हैं बेटा, इसके अंदर वो घुमाता है। इन 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स का एक परफेक्ट केस स्टडी होगा। मतलब वो एक ऐसा केस स्टडी होगा जिसके एंड पे वो एक्सप्लेन का वर्ड यूज करेगा और क्वेश्चन को जनरलाइज करेगा। मतलब आपसे वो ये नहीं कहेगा कि आप रिक्वायरमेंट दें या प्रोविजन दें, तो इस क्वेश्चन में आपने आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है, एक ये टेक्निक है। बाकी जो इसके अंदर 10 नंबर होता है बेटा, वो होता तो केस स्टडी है, एट द एंड रिक्वायरमेंट स्ट्रेट होती है। कैसे स्ट्रेट होती है आके चल के देख लेते हैं। हालांकि वो बीच में एक्सप्लेन ही कह रहा होता है, वर्ड तो हाँ वहां पे भी एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज का हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो इन 35 मार्क्स के ऊपर रहना है कि इन 35 मार्क्स को हमने कैसे ऑब्टेन करना है। और उसके बाद हमने देखना है कि भैया जी भाई कि आपकी क्या अप्रोच है, वो आपसे क्या मांग रहा है, क्या आपसे चाह रहा है, इस तरह की कोई चीज़ देखना चाहते हैं। अब पहली बात, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये पास पेपर भी हैं और ये आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे भी मौजूद हैं। जो नई बुक आई है उसके अंदर ये एडेड है, आप पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि इस क्वेश्चन में से आपसे कोई नॉलेज टेस्ट नहीं करना था, कुछ नहीं टेस्ट करना था, मुझे इस टाइम सिर्फ आपका एक मेंटल लेवल टेस्ट करना था कि आप किस लेवल पे बैठे हैं, और दूसरे नंबर पे आपकी प्रेजेंटेशन टेस्ट करनी थी। अभी मैं आपसे कोई नॉलेज वगैरह टेस्ट कर रही ही नहीं रहा, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे खड़े हैं। और इसमें से अगर हमारी 8 क्लासें हुई हैं तो आपने 1-2 क्लासें ही ली होंगी, और वो भी इमेच्योरिटी से ली होंगी, अभी तक आप सीरियस ही नहीं हुए। ठीक है, तो ये जब तक आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद डंडा सर पे पड़ेगा, फिर आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी और फिर भागेंगे। आप खुद देख लेना कि इस बैच की स्ट्रेंथ क्या है और क्रैश बैच की स्ट्रेंथ क्या है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट आ रहे हैं
और उसमें आ रहे हैं, टेस्ट सेशन अभी लॉन्च होना है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किए चीज़ें काफ़ी जगह पे हमने। तो खैर जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया तो उनको एज है कि जो दूसरा बैच वाले अगर कुछ नए बैच आ जाते हैं तो हम फिर से कुछ चीज़ें रिवाइज कराएंगे, आप वो भी कर सकते हैं साथ में जो आपके मिस होंगे लेक्चर्स। अच्छा, अब बात करते हैं ज़रा हम क्वेश्चंस की। सबसे पहली बात है कि बेटा क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम के 15 मिनट होते हैं ना, अर्ली वाले 15 मिनट, वो ऐसे समझ लें कि डायमंड है हमारे, जो स्टडी के लिए टाइम दिया जाता है। हमारा मसला यही है कि हम वहीं पे भी वो क्या कहते हैं, ऐसी गलती करते हैं, हम अपनी उस 15 मिनट में ऐसी मिस्टेक करते हैं कि हम अपना पासिंग का चांस जो है वो तकरीबन तकरीबन 70% रिड्यूस कर देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? कुछ गलतियां मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहली बात है कि हम एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम से बाहर खड़े होकर हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर वहाँ पे स्टूडेंट के साथ बात कर रहे होते हैं, उनके साथ पूछ रहे होते हैं। अब होता यह है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टूडेंट ऐसे मौजूद होते हैं जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मौजूद होते हैं जिन्होंने तैयार नहीं किया होता और वो ऐसी वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं कि जो आपने सुनी ही नहीं होगी। मतलब वो किसी दूसरे से कहेगा कि यार ये चीज़ मुझे बता, अब आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो चीज़ क्या है। आपने सोचना है कि ले भाई ये मैं छोड़ आया हूँ, ये टॉपिक ही छोड़ आया हूँ, ये मैं भूल गया हूँ। आपका दिमाग वहाँ पे अट जाएगा। पहली गलती आप यहाँ पे करेंगे कि आपका माइंड अब इसमें से, इस फोबिया के अंदर से आधा पौना घंटा बाहर नहीं निकलना। दूसरे नंबर पे आप वहाँ पे खड़े खड़े डबल माइंडेड हो जाते हैं और घर से जब आप निकलते हैं आप पढ़ के जा रहे होते हैं, आपका सारा माइंड जो होता है वो आपकी बुक्स के अंदर होता है। एग्जाम सेंटर में जाके आप खड़े होकर जो 15 मिनट गपशप करते हैं, आपका सारा माइंड हट जाता है वहाँ से। अब जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हैं और 15 मिनट पहले स्टार्ट होते हैं, आप अभी तक बाहर ही होते हैं, मतलब आप अंदर हैं लेकिन आप बाहर हैं। तो मकान मौजूद है, मकीन वहाँ पर मौजूद नहीं होता, आपका दिमाग बाहर होता है। तो हम उसमें सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, टिक कर रहे होते हैं और उसके बाद असेस कर रहे होते हैं, ये वो बला बला बला, कुछ भी इसके अलावा नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि उन 15 मार्क्स में हम अपना पेपर 10% सॉल्व कर सकते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 10% कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि अगर हम गौर से पढ़ें तो सबसे पहले तो हम एक चीज को इस 10 मिनट के अंदर क्या कहते हैं असेस कर सकते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। तो हम एक तरतीब बना सकते हैं जो कि हमें बाद में नहीं बनाने के लिए। दूसरे नंबर पे कम से कम हर क्वेश्चन की पढ़ते वक्त रिक्वायरमेंट जो है वो 50% हमारे माइंड में रह जाती है। हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, हमारा माइंड दूसरे क्वेश्चन को भी साथ साथ सोच रहा होता है और बाजुकात ऐसा होता है कि हमें आंसर टाइम के साथ आते हैं। हम अभी शुरू करते हैं, शुरू में हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है। जब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तब जनाब क्या कहते हैं, हम अंग्रेजदान बन जाते हैं, सारा कुछ हमारे जहन में आ रहा होता है। तो अगर आपके जहन में रिक्वायरमेंट होंगी तो अगर आप किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर कर रहे हैं तो दो तीन के कुछ ना कुछ वर्ड आपके जहन में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंड ही बाहर है तो आप कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद तीन चीजें कंफ्यूज कर रही हैं यहाँ पे, जो गलतियां वो कर रहे हैं हम एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर। माइक म्यूट कर बेटा जरा। एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर मिस्टेक्स कर रहे हैं, वहां पे गपशप बिल्कुल नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी आप, क्योंकि बुक से उठ के आए हैं, आपके माइंड पे बुक्स ही रहनी चाहिए। दूसरी बात, वहां पे ऐसे ऐसे अरस्तु मौजूद होंगे जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होंगे कि आपको पता ही नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है हमने स्टडी टेक्स्ट को देखा ही नहीं होता, स्टडी टेक्स्ट को नहीं देखा होता। ये हमारे जहन में एक हमारा जो क्या कहते हैं, हम किसी भी बुक से तैयार कर सकते हैं, आप किसी भी सर के नोट्स बनाए बड़े अच्छे बने होंगे, आप तैयार कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ें आप सारा बेशक सारी बुक करके जाए, लेकिन एट द एंड हमारा ज़मीर कहीं ना कहीं में हमें झंझोड़ता रहता है कि हमने एक शॉर्ट स्टडी किया, स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ी, हो सकता है हमने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हों, हमने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हों। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो हमें अंडर कॉन्फिडेंट कर देती है और एग्जाम में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए कि भाई मैं पढ़ के पूरा आया हूँ, याद है नहीं है ये और बात है। उसके बाद बेटा आप लाइफ के जिस फेज के ऊपर हम हैं, यहाँ पे याद वाला कंसेप्ट वो नहीं है जो बचपन में हुआ करता था, रट्टे पे रट्टा, रट्टे पे रट्टा, रट्टे पे रट्टा नहीं। अब हमारा याद वाला कंसेप्ट ये है कि हम नॉर्मल लाइफ में हमें कुछ नहीं है, मतलब मैं अभी आपको कहूँ, आप सोचें आपको क्या कुछ याद है, कोई दो चार बातें बता देंगे, कोई 10 बता देंगे, 5 बता देंगे, लेकिन मैं आपको सिचुएशन टू सिचुएशन मूव कराता जाऊँ तो आपको लाखों करोड़ चीजें याद आती जाएंगी। तो इस स्टेज पे एग्जामिनेशन में जो आपकी मेमोरी टेस्ट है वो बचपन वाली मेमोरी का टेस्ट नहीं है कि रट्टा मारो रट्टा मारो। जाहिर बात है उस एज में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई एक्सपोजर नहीं होता, वहां पे जो आपको याद होगा वही याद होगा। इस एज में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं अगर अभी कहूँ आपको क्या याद है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिचुएशन टू सिचुएशन बताता जाऊँ, हाँ भाई ये भी याद है,
क्लास ली थी, फलानी भी याद है, हाँ जी याद है, फलानी जगह याद है, फलाने की शादी याद है, सारा कुछ आप बैठे लाखों चीज़ें याद आ जाएंगी आपको। एग्जाम में यही होता है। तो क्रैमिंग करना और सिर्फ क्रैमिंग करना एक सबसे बड़ी गलती है। हमें बुक पढ़नी है, स्टडी टेक्स्ट आप कम से कम 3 बार पढ़े, सिर्फ पढ़े, याद नहीं करना। आप पढ़ा होना चाहिए आपको। अगर आप 3 बार स्टडी टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एक बार आप लेक्चर ले लेते हैं और एक बार आप टेस्ट कर देते हैं, तो इतना यकीन रखें कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं तो आपको याद आना शुरू हो जाता है कि ये बुक की किस साइड पे किस पेज पे लिखी हुई थी बात। यहाँ पे हमारी मेमोरी का लेवल वो होता है, यहाँ पे क्रैमिंग इतनी नहीं चलती हमारे स्टडी। अच्छा, तो स्टडी टेक्स्ट हमने करके जानी है पूरी। यहाँ पे ये गलती करते हैं हम, अपने कॉन्फिडेंस से मार खा जाते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई अनसीन वर्डिंग आ जाती है ना थोड़ी सी, हम कहते हैं लो भाई ये टॉपिक हमने किया ही नहीं है। हालांकि वही क्वेश्चन जो हम फर्स्ट साइट में कह रहे होते हैं कि ये हमने छोड़ दिया था, जब हम तकरीबन 80% करके पेपर या 70% करके बैठे होते तब हमें याद आ जाता है यार ये तो वो है। एक अनसीन वर्डिंग आ गई ना हमारे सामने। जाहिर बात है बुक में जिसने क्वेश्चन बनाना है उसने स्टडी टेक्स्ट से बनाना है, उसे किसी टीचर की बुक नहीं लेनी, उसने वर्डिंग भी स्टडी टेक्स्ट की यूज करनी है। तो अब एक एक चीज के 5-5 नाम है, 4-4 नाम है, अब वो कोई भी वो यूज कर सकता है जो स्टडी टेक्स्ट में होगा। हो सकता है नोट्स में कोई और वर्ड यूज किया हो, हम शॉर्ट कर देते हैं। मैं सिंपल MOA लिख देता हूँ, वहां पे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिख देता है। तो लिहाजा स्टडी टेक्स्ट का पढ़ना मस्ट है। ये आपको प्रेशर से बचाता है, आपको कॉन्फिडेंस में रखता है, और ये कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। डेली के 2-3 पेज करते रहे, सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना। याद आपने सिर्फ नोट्स करने हैं, ये पढ़नी है स्टडी टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद मूव करते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया और 15 मिनट जो हमने पढ़ना है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं डा 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 डा, एंड पे जाके उसके मार्क्स देखे और लो भाई आता है नहीं आता खत्म। और बाज़ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं वो वहीं पे बैठ के ये जी 6 में से 4 मार्क्स हैं, ये 2 मार्क्स हैं, ये 4 मार्क्स इसमें, उसी वक्त बैठ के ये असेसमेंट कर रहे होते हैं और सॉल्व करके बैठे होते हैं जी हम पास हैं या फेल हैं। ये गलत अप्रोच है। क्वेश्चन, पहली बात है कि पहला क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी होता है। मतलब मैं आपको वो बता रहा था कि जो 10 नंबर का परफेक्ट केस स्टडी अक्सर होता है वो ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो होता ही इसीलिए है कि स्टूडेंट का बेड़ा गर्क किया जाए। वजह क्या है कि आप उसमें फंस जाते हैं। शुरू शुरू में आपकी स्पीड भी स्लो होती है, आपका माइंड भी काम नहीं कर रहा होता, आपके पास वोकैबुलरी भी नहीं होती, आपके पास वर्डिंग भी नहीं होती, और आप क्वेश्चन भी उसी को स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो कोशिश करें एंड से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें। एंड पे जाके स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, एक कदर छोटा मोटा सा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने की आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए बेटा, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ें और हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ के उससे अपने माइंड में उर्दू में ट्रांसलेट मस्ट करें। आपने ट्रांसलेट जरूर करना है, बगैर ट्रांसलेट किए नहीं जा सकते। ठीक है। अब अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं मैं आपको। पहले ये होता था कि हमारा 100 का 100 पेपर जो होता था मार्क्स वो हमने पढ़ना होता था। अब जब 30 MCQs आ गए हैं, अब अगर मैं आपको कहूं कि आपने पूरा पेपर 15 मिनट में पढ़ना है तो ये पॉसिबल नहीं है। और MCQs कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि उनको पहले से पढ़ के उनकी रिक्वायरमेंट आपके जहन में रह जाए। तो लिहाजा आपके पास सिर्फ इस टाइम आपने पढ़ने कितने नंबर के होते हैं, आपने 70 नंबर का पेपर पढ़ना है। उन 70 में से भी मैंने आपको बता दिया है कि भैया कम अज कम 40 मार्क्स जो होते हैं, 30 to 40 मार्क्स, वो स्ट्रेट रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कोई माइंड लड़ाने वाली चीज नहीं होती। तो लिहाजा इफेक्टिवली हमारे पास 30 मार्क्स ही बचते हैं जिनको हमने पढ़ना होता है। अब अगर एक क्वेश्चन 1 लाइनर है या 2 लाइनर है बेटा, उसको पढ़ने या ना पढ़ने से कोई फायदा नहीं। उसकी वजह यह है कि वो एक स्ट्रेट क्वेश्चन है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। पढ़ने के क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसको हमने 15 मिनट में स्कोर करना है, वो है सारे स्टोरी बेस्ड है, जो कम से कम 4 से 5 लाइन के ऊपर क्वेश्चन हो, पहले आपने वो पढ़ना। उन 15 मिनट में उन क्वेश्चन को सिक्योर करना है। 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन आपने छोड़ देने बेशक, 15 मिनट में पहले आप उनको ना पढ़ें। जो आपके 4 लाइनर 5 लाइनर क्वेश्चन है वो पढ़े, उसके बाद 1 लाइनर या 2 लाइनर पे जाए। उनको पढ़ने के बाद वजह क्या है कि आपका टाइम सिर्फ वही वाले खाने वाले हैं। जो स्ट्रेट क्वेश्चन है भाई, वो या तो आता है या तो नहीं आता, बात खत्म, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, क्वेश्चन आया, आपने जनाब जी क्वेश्चन स्टार्ट से नहीं पढ़ना। आपने क्या करना है कि पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेना है कि वो कहना क्या चाहता है भाई, सिंपल सी लैंग्वेज में। वो 3 इडियट में होता है ना, उसकी मशीन की डेफिनेशन पूछता है,
और फिर उसके बाद जब वो वापस आता है तो और कहते उसको कुछ भूल गया हूँ और फिर वो पता नहीं क्या 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 बताता है, तो कहता है भाई आसान लफ्जों में बताओ कहना क्या चाहते हो। तो भैया आसान लफ्जों में आपने पहले उसको ट्रांसलेट करना है कि वो कहना क्या चाहता है, उसके बाद आपने केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करना है। और पढ़ना ऐसे नहीं कि जस्ट उसकी अंग्रेजी पढ़ते जाए, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगने वाला, 3 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट लग जाएंगे उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए। जैसे जैसे पढ़ते जाए आप उसे हाईलाइट करते जाएं। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में आपने सबसे पहले जो चीज आइडेंटिफाई करनी है वो एक वर्ड आइडेंटिफाई करना। एक वर्ड होता है जिसको हम मैजिकल वर्ड कहते हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करना है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा, अंडरस्टैंड करने में। वो ये वर्ड होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन है, यहाँ पे स्टेट है। इन दो वर्ड्स का फर्क क्या है ये भी अभी हम जानेंगे इंशाल्लाह। ये वर्ड सबसे पहले आपने हाईलाइट करना है, आवाज कम करें। अच्छा, ये वर्ड सबसे पहले हमने हाईलाइट करना है, उसके बाद फिर हमने मूव करना है और क्या कहते हैं उसकी तरफ, केस स्टडी की तरफ। अब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं उसको साथ साथ ट्रांसलेट करते जाएं और हाईलाइट करते जाएं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे कर रहा है, ये चीज़ ऐसे कर रहा है। यहाँ पे वो पूछ रहा है एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, लिमिटेड कंपनी बट डज नॉट विश टू इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड। अब यहाँ पे इस टाइम हाईलाइट करते वक्त आपके जहन में आ जाना चाहिए कि बंदा कहाँ तक पहुंच चुका है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शख्स वो कंपनी रजिस्टर करा रहा है वो अपने नाम के साथ लेकिन वर्ड लिमिटेड नहीं लिखना चाहता, तो आपको ये फौरन उस टाइम आपको पहुंच जाना चाहिए कि बात ये कहाँ की कर रहा है। इन द व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन। अब बेटा जहां पे भी वर्ड एक्सप्लेन आएगा, अच्छा अब आगे चलते हैं। कंडीशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड बिफोर द कमीशन मे इशू इट्स लाइसेंस एंड अलाउ इट टू डिस्पेंस विद द वर्ड लिमिटेड फ्रॉम द नेम। उसने काफी सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर आपके लिए आसान कर दी होती है। वो खुद कह रहा है कि भाई आपने एक्सप्लेन करना है किनको, कंडीशंस को। कौन सी कंडीशंस को? ऐसी कंडीशन जिनकी बेस पे लाइसेंस इशू हो, जिसके बाद उसके ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी का वर्ड लगाने की कंडीशन खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप यहाँ पे तकरीबन अपना 10% क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आप यहाँ तक ये समझ लें ये किस टॉपिक से आया है, उसके बाद आप ये समझ लें कि वो एक्सप्लेन कर रहा है या स्टेट कर रहा है या क्या कह रहा है, ये वर्ड आइडेंटिफाई कर लें। उसके बाद फिर आप देखें कि भैया जी इसके आंसर के कितने पॉइंट मुझे आते हैं, कम से कम वो 2-3 पॉइंट एक बार आप माइंड पे रिवाइज करें अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले। अब जब आप अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आप अगला तो पढ़ ही रहे होते हैं, ये वाला भी आपके माइंड में चल रहा होता है साथ साथ। तो लिहाजा क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ये होता है कि भाई रिक्वायरमेंट पहले पढ़ो और रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट करो और उसको आइडेंटिफाई करो। एक मैजिकल वर्ड जो है उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद फिर जो है आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। ये करने के बाद आपने अगले क्वेश्चन पे मूव करना है। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर, ओके। ओए अरे आप इधर क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, भाग गई पहले से। मैं वही कह रहा हूँ बीए वाले इधर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट। अच्छा ये वो क्या कहते हैं बूस्ट स्नीकर्स क्या कहते हैं इनको, ये चोरी छुपे होते हैं अंदर आए होते हैं। खैर जासूसी करने आए होते ये हमारी। यहाँ तक ओके, कुछ बातें नहीं पता चली आपको बेटा? कुछ समझ आई बातें पहले पढ़ी? जी जी। ओके, अब आगे मूव करते हैं। एक मिनट, कौन कौन से शहजादे मौजूद है? उजैर भी आ गया। उजैर आपके पास है माइक? यस सर। अच्छी बात है, तो फिर माइक ऑन करो बेटा, गपशप करें साथ। अच्छा पहली सर बात वो उजैर, आपके असाइनमेंट किधर है? ठीक है मैं समझ सर गया। ये 2 दिन से बुखार था तो फिर अच्छा इस चलो, वजह से कोई काम नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, आपको सेहत है, आपने बताया था मंडे पहले। को इंशाल्लाह। मंडे को तो भाई टेस्ट है। खैर असाइनमेंट आपने मस्ट करनी है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ओके, ठीक हो गया, असाइनमेंट मैं कोई आपको भेज। कंप्रोमाइज़ नहीं है। देखो बेटा मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ना आपको खाने वाला हूँ ना कोई मैं आपको भिस्ती करूंगा। जी अगर सर। कर भी देता हूँ आपको जानता कौन है यहाँ पे, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? यस सर। आप अपना नुकसान ना करें। बिल्कुल ये सर। ऐसा गंदा सब्जेक्ट है भाई, अगर ये स्प्लिट हो गया ना, आपसे कंपनी लॉ पास करते करते लग जाने पता है आपको। ये गोल्डन अटेम्प्ट जी चल रही सर। हैं, इनमें निकालें इनको। अच्छा अब हम मूव करते हैं आगे।
जो भी क्वेश्चन आएगा आपने उसके अंदर रिक्वायरमेंट के अंदर देखना है, कुछ वो स्पेसिफिक वर्ड है हमारे पास। जिस तरह एक वर्ड है स्टेट, सॉरी यार ये क्या लिख रहा हूं मैं, अच्छा, एक वर्ड हो सकता है स्टेट, सेम इसी तरह एक वर्ड हो सकता है नरेट, इसी तरह एक वर्ड हो सकता है डिस्क्राइब। अच्छा, फिर इसके साथ में एडिशन है आगे, इसकी जो एक्सटेंशन है वो मैं साथ बताता हूँ बाद में। इसी तरह आपके साथ हो सकता है डिस्कस, इसी तरह आपके साथ हो सकता है एक्सप्लेन, इसी तरह कोई एक दो वर्ड, ठीक है, इसी तरह के एक दो वर्ड जो हैं वो इसके साथ हो सकते हैं। एक मिनट दीजिए, कौन सा शहजादा अभी जिसको पूछ रहा है कि लेक्चर स्टार्ट है। अच्छा, मैंने उसमें क्या 4 वाले में लिंक पेस्ट कर दिया है। अच्छा चलें, अच्छा ये वर्ड आपको आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, और ये वर्ड बहुत हद तक हमारी हेल्पफुल करते हैं। हम तकरीबन 80% तक गैस कर सकते हैं कि क्वेश्चन की टाइप क्या है। जिसी तरह अगर वर्ड आ जाता है स्टेट, अगर वर्ड आ जाता है नरेट, या वर्ड होता है प्रोड्यूस, इसी तरह का अगर कोई वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है भाई क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट है। चाहे वो जितनी लंबी कहानी करता रहे, जो मर्जी करता रहे, कुछ भी करता रहे, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन के साथ जो रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रेट पूछ रहा है। नरेट का मतलब भी यही होता है, स्टेट का मतलब भी यही होता है, प्रोड्यूस का मतलब भी यही होता है कि जो बुक में लिखा है, जो प्रोविजन आ रही है, आपने एज इट इज प्रोड्यूस करनी है। आपने कोई अपनी रॉकेट साइंस नहीं जा रही। क्वेश्चन अगर आता है डिस्क्राइब या डिस्कस, तो आपने लिखनी तो यही प्रोविजन होती है, हाँ थोड़ा बहुत जो है इनकी वर्डिंग चेंज करनी है, मतलब इसको आपने सिनेरियो के साथ रिलेट करना होता है। क्वेश्चन को आपने सिनेरियो के साथ आपने किसी हद तक रिलेट करना है। अगर वो वर्ड पहले बुक के अंदर एक लाइन में लिखा है तो आप उसको 1.5 लाइन तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हम जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे और पास पेपर देखते जाएंगे साथ में आंसर, तो आपको पता चलता जाएगा कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ये किस हद तक ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर वर्ड आ जाता है एक्सप्लेन, अच्छा इनके साथ अब वर्ड डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? डिस्क्राइब ब्रीफली, इसी तरह डिस्कस ब्रीफली, इस तरह एक्सप्लेन हो सकता है या एक्सप्लेन ब्रीफली। अब अगर वर्ड कहीं पे एक्सप्लेन हो जाए, ये वर्ड आ जाए, तो इसका काफी हद तक मतलब 90% चांस है कि वो एक केस स्टडी है। अब उस केस स्टडी में जिसके अंदर वर्ड एक्सप्लेन आ गया है, जिसके अंदर वर्ड या कहीं कहीं पे डिस्कस के साथ भी ये केस होता है, ये वर्ड आ गया तो बेटा अब आपने कम से कम एक पैराग्राफ 3 लाइनर का आपने प्रोविजन से पहले प्रोड्यूस करना है और उसके बाद फिर आपने एज इट इज प्रोविजन प्रोड्यूस करनी है। तो एक बात हम इस पे पहुंचे कि भाई अगर तो वर्ड ये वाला आता है, स्ट्रेट है, नरेट है, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस है, ये वर्ड आए, ये स्ट्रेट है, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी। जहां पे खासतौर पे नरेट या स्ट्रेट आ जाए तो भाई आपने तो चेंज करना ही नहीं है। हाँ, चेंज कितनी करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, बल्कि मैंने कल भी उसमें से कुछ क्लियर किया था आपको। लेकिन अगर वर्ड आता है डिस्क्राइब, डिस्कस या एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और डिस्कस में आप विदाउट एग्जाम्पल जो है थोड़ा बहुत अपनी वर्डिंग के साथ उसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। आप उसके नाम के साथ ऊपर नीचे चीजें कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप इसमें भी नहीं कर सकते। जहां पे वर्ड एक्सप्लेन का आएगा बेटा, अब आपने कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ जो है वो आपने शुरू में देने हैं। और इसी तरह हो सकता है कि प्रोविजन का आंसर, जो प्रोविजन है वो प्रोड्यूस करने के बाद भी आपको 3 से 4 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। पहले एक पैराग्राफ में आपने इस क्वेश्चन की बेस बनानी होती है आंसर की। ये बेस आपको कहां से मिलती है? ये सारी की सारी आपको क्वेश्चन से मिलेगी। कैसे मिलेगी ये अब हम इसी क्वेश्चन में देखेंगे।
ठीक है। और ये वाली बेस कैसे होती है, ये वाली बेस आपने प्रोविजन और क्वेश्चन को मिक्स करके बनानी होती है। जो एंड है, एक बेस है जिसके ऊपर आपने आंसर क्रिएट करना है, एक एंड है जिसको कंक्लूजन कहते हैं। तो लिहाजा एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल मैक्सिमम 10 नंबर का होगा, एम लॉ का 10 का होगा, सी लॉ का तो 15 से 20 नंबर का ये क्वेश्चन होते हैं जो केस स्टडी की फॉर्म में होते हैं। बाकी वो स्टोरियां बेशक घड़ रहा होता है, लेकिन वो केस स्टडी नहीं होती। जिस तरह के यहाँ पे वो मास्टर लिमिटेड एक कंपनी का नाम बना के कुछ इन्वेस्टमेंट किया, बास लिमिटेड इन द लाइट ऑफ द कंपनी स्टेट अंडर, अब ये वर्ड आ गया है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्टेट से क्या मुराद है, ये कोई आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है, आपने जस्ट प्रोविजन प्रोड्यूस करनी है बस। अच्छा, अब क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, ये बात ध्यान में रखें। अगर तो क्वेश्चन स्ट्रेट है, अगर उसने सिर्फ आपसे प्रोविजन ही पूछनी थी, ठीक है, तो भाई वो आपसे सिंपल कह सकता था कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है वो बता दें, ये सिंपल बता दें मास्टर लिमिटेड जो है वो किस टाइम होल्डिंग बन जाएगी बास लिमिटेड की, लेकिन उसने नाम यूज किए। अब अगर वो किसी क्वेश्चन में नेम यूज कर देता है और उसके बाद चाहे वो स्टेट लगाए, चाहे वो नरेट लगाए, चाहे वो डिस्कस, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन, आपने प्रोविजन में कंपनी का नाम मस्ट यूज करना है। आप आंसर में कंपनी का नाम मस्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो कहता है मास्टर लिमिटेड हैज मेड एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अब्बास लिमिटेड। इक्विटी इन्वेस्टमेंट से मुराद बेटा ये होता है कि उसके शेयर परचेज किए, ठीक है। In the light of the Companies Act 2017, state under what circumstances ML may classify AL as a subsidiary। अब आपने इस चीज को पहले उर्दू में ट्रांसलेट करना है। मुझे इस लाइन को उर्दू में ट्रांसलेट करके बताएं इसका क्या मतलब है, मुझे मफहूम नहीं चाहिए इसका, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी वो क्या कहते हैं नरेशन चाहिए मुझे, इसको उसमें ट्रांसलेशन चाहिए, ट्रांसलेट करें इसको जरा। किन हालात के अंदर एमएल कंपनी एएल को अपनी सब्सिडियरी समझ सकती है? ठीक हो गया। तो वो ये कहना चाहता है कि कौन कौन सी कंडीशन है, अगर एमएल फुलफिल कर देती है तो वो एएल की मालिक कंपनी बन जाएगी। जी। अब देखो यहाँ पे मैं वही कहता हूं कि हमें ये चीजें ट्रांसलेट करनी पड़ेंगी। वर्ड उसने सब्सिडरी का यूज किया क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। अगर हम वही 15 मिनट में सीधा सीधा पढ़ रहे होते और हमें कोई ध्यान में नहीं होता, देखो पहले बात बता रहा हूँ, 15 मिनट में हमारा माइंड बाहर होता है, हम पढ़ ही नहीं रहे होते चीज को, हमारा दिमाग नहीं होता। और इसी तरह हम पढ़ते पढ़ते एंड पे देखा जनाब जी सब्सिडरी आ गई, लो जी सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन होनी है। वर्ड वो सब्सिडरी कंपनी यूज कर रहा है, पूछ क्या रहा है बताएं जरा। कुछ वो कंडीशंस रहा है, वो कौन सी कंडीशन? किसकी किसकी कंडीशन पूछ रहा है, सब्सिडरी कंपनी की पूछ रहा है, होल्डिंग होल्डिंग की पूछ रहा है बेटा। तो ये चीज आपने देखनी है कि ये फायदा होता है हाजिर दिमागी से पढ़ने का। और ये क्वेश्चन में अभी आपको लग रहा होगा यार ये क्या बोंगी है, ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबल है भाई, ये होता है। क्वेश्चन का, एग्जाम का प्रेशर, अंडर कॉन्फिडेंस होना, चीज़ें छोड़ी हुई हैं, प्रॉपर तैयारी नहीं है, तबीयत खराब है, ठंड लग रही है, इन्वेजिलेटर सर के ऊपर है, पहली कुर्सी अपनी है, दोस्त साथ वाला पास कर चुका है, 3 लोग हमारे साथ वो बैठे हैं जिनको हमने ये बताया हुआ था कि हमारा बीला पास है, 2 ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें बताया हुआ था कि उनका 2 साल पहले बीला पास हो चुका है। और शुमाई किस्मत ऐसी होती है कि साथ वाली कुर्सी पे वही बंदा बैठा होता है जिसको हमने चूना कराया होता है कि भाई हमारा लॉ पास हो चुका है। तो ये वाले चूने नहीं कराने भाई, थोड़ी सी हमारी कम्युनिटी है और हमारी दुनिया गोल भी है छोटी भी है, तो लिहाजा आपस में मिल ही जाना होता है हमने। तो हमारा एक दोस्त था, वो हर अटेम्प्ट में ना वो 2-3 पेपर निकाल देता था, हर अटेम्प्ट में। मतलब जब भी हम पूछते यार ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, 3-4 अटेम्प्ट करता था 2 निकल जाते थे, 3-4 अटेम्प्ट करता था 2 निकाल लेता था। भाई हम वाकई अंडर कॉन्फिडेंस होते थे उस बंदे के पास। और मैंने उसका आपको बताया वो भी होगा कि उसके पास बुक्स बहुत ज़्यादा होती थी, जिस दोस्त का मैंने आपको बताया था कि वो इधर उधर की बुक्स इकट्ठी करके रखता था। तो खैर शुरू वाले लेक्चर्स मैंने बताया होगा, किसी के माइंड में हो, आमना को शायद जहन में होगा, उसको पिछले बैच में भी बताया था मैंने उसका। तो वो जी। हर अटेम्प्ट में 2-2 पेपर पास करता था, 3-3, और फिर हर अटेम्प्ट में पेपर भी देता था। अब उसके नसीब एक तरह से शुरू से अच्छे रहे थे कि वो जनाब सेंटर उसका हमेशा डिफरेंट बनता था, हमारा और उसका सेंटर एक नहीं बनता था।
अब उसका ICAP में बनता होता था, हमारा कहीं और था, मुख्तलिफ हाल थे, उधर बनता होता था। अच्छा, अब भाई हुआ ये कि 7 साल गुजर गए, हमारी आर्टिकल भी शुरू हो गई, वो भाई साहब की रूटीन ये, और अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या करना था, उसके कुछ गुनाह बढ़ गए होंगे, ये खैर अल्लाह ताला हर किसी को अपनी ज़बान में रखे और हर किसी के राजों पे पर्दा रखे। तो ऐसा ही होता है कि जब हमारे पोशीदा गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला कुछ ऐसा करता है कि आपको सबके सामने जलील कर देता है, आपको सबके सामने शर्मिंदा कर देता है। तो हमारे पोशीदा गुनाह होते हैं जो बेबरकती का बायस बनते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में, हमारी लाइफ में। तो पोशीदा गुनाह से ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। अच्छा, तो भाई साहब हुआ ये कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई कैसे हो गया डिस्क्वालीफाई वो? हो गया भाई, पेपर पास ही नहीं हो रहे थे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दी जा रहा था। अच्छा, अब वो हमें सही बता ये। रहा था कि भाई वो हर अटेम्प्ट में 2-2 3 पेपर निकाल, हम कंफ्यूज थे कि भाई कम अज कम इसके अच्छा अब तक कोई 30 पेपर पास हो जाने चाहिए थे। अच्छा अच्छा। हर अटेम्प्ट में वो पेपर भी देता है। और वो ऐसा शहजादा था स्कैन लाहौर में, पूरा साल हमारी मैम होती थी, नाम भूल गए, मैम सना थी शायद, हैवी सी होती थी बड़ी, अब वो मेरे ख्याल में किसी और कॉलेज में है, कैप्स में है, कहीं पे है। तो वो पूरा 6 महीने उसके पीछे भागती रहती थी, फीस दो फीस दो फीस दो। और 6 महीने बाद जब क्लासेस खत्म होती थी पता चलता था कि उसने कॉलेज वालों से पैसे लेने। ऐसा शहजादा बंदा था वो। तो कॉलेज वालों से उसके पैसे निकल आते थे पता नहीं कहाँ से। खैर, तो भाई हुआ ये कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। अब जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो तब जाके हमें पता चला कि भाई लॉ में तो वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, 4 पेपर अभी उसके और भी रहते हैं, और उसको 9 साल हो चुके हैं। समझ आई कुछ बात? हमारी नॉर्मल लाइफ में हम एक ब्लंडर मार के उसको कवर कर सकते हैं, सीए में ऐसा नहीं होता। सीए इज नॉट अ नॉर्मल लाइफ भाई। आप एक बार पेपर फेल हो, आप कहेंगे जी मेरा पास है, मैं अगली बार कवर कर लूंगा। खुदा के बंदे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर सके, सेकंड अटेम्प्ट में के कटा करोगे तुसी। तो लिहाजा ये वाला ब्लंडर नहीं मारना कभी भी, आप कवर करते करते बेहोश हो जाएंगे। तो इस डिप्रेशन से तो कम से कम एक से जान छुड़ा लेना यार, और किसी ने कौन सा हमको तमगा दे देना है, तो लिहाजा झूठ नहीं बोलना। अच्छा, अब मैं वही आपको बता रहा हूं कि देखिए उसने क्वेश्चन में ट्रिक कैसे किया है कि वर्ड उसने सब्सिडरी का यूज किया है। अगर हम सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ते और इस वर्ड को पढ़ते तो हमने एट द एंड सब्सिडरी लिख के आ जाना था। पूछ वो होल्डिंग कंपनी का रहा है। अब होल्डिंग कंपनी की हमने सिंपल डेफिनेशन पूछी थी कि अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी, या कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब खुदा के बंदो हम सिर्फ क्या करते हैं, अब वहां पे लिखा है अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब अगर आपने सेम वही चीज प्रोड्यूस कर दी कि कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ होल्डिंग of an other company fulfill the following condition. First क्या है, if hold directly or indirectly more than 50% of voting securities या 1/2 of the voting securities, या दूसरी कंडीशन क्या है, और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये क्वेश्चन गलत है भाई। जब आपको वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि मुझे सिर्फ एमएल का केस बताया जाए, आप बॉडी कॉर्पोरेट बीच में क्यों डाल रहे हैं, आप कंपनी बीच में क्यों बता रहे हैं? आपने वहां पे लिखना है कि ML will be the holding company of a subsidiary by fulfilling the following condition. नंबर 1 क्या है, ML shall hold more than 1/2 of its voting securities, या 1/2 of किसकी, AL voting securities direct